हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वंदना पालीवाल। मैं आपका श्योर पाठशाला में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल मीन कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होता है, कोशिका कैसे, किन्होंने कोशिका नाम दिया, किन्होंने कोशिका की खोज की, आज हम इन सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कोशिका मीन सेल। सेल का अध्ययन यानी कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, इसीलिए साइटोलॉजी को कोशिका का विज्ञान कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं और देखते हैं कोशिका क्या होती है। कोशिका सॉरी कोशिका यानी सेल जो होती है वो संसार में चाहे छोटे से छोटा जीव हो चाहे बड़े से बड़ा जीव हो, हर एक की बॉडी संरचना को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संसार में सभी जीव, छोटे से छोटा अमीबा बड़े से बड़ा हाथी तक, छोटी छोटी इकाइयों से यानी सेल्स की इकाइयों से मिलके बना है। कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज 1665 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की। बोतल की कार के आधार से मधुमक्खी जैसे छत्ते देखे और इसे कोशिका का नाम दिया। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है और जो इन्होंने ये खोज की, इसी को इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया। तो अभी तो हमने जाना कोशिका क्या होती है। कोशिका से ही छोटे से छोटे जीव या बड़े से बड़े जीव के शरीर की संरचना का निर्माण होता है, हमने ये समझा। और कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की, हमने ये समझा। बेसिकली इसकी एक स्टोरी है कोशिका की। कोशिका कैसे खोज हुई, कोशिका की कैसे कोशिका को हमने पाया, या आज हम कोशिका को जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, और जब ये खोजी गई थी तो ये किस रूप में खोजी गई थी। बेसिकली हुआ क्या था, जो ये रॉबर्ट हुक थे ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। एक समय ये क्या था, अपने लैब में काम कर रहे थे। लैब में काम करते करते इनकी नज़र अपने माइक्रोस्कोप के कॉर्क पे गई और उस कॉर्क को इन्होंने पतले पतले स्लाइड में काटा और काट के उसी माइक्रोस्कोप में देखा। जब इन्होंने उस स्लाइड को, कॉर्क की स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्होंने पाया कि इनको मधुमक्खी के छत्ते की तरह की आकृति दिख रही है, यानी हनी बी के छत्ते की तरह आकृति दिख रही है। इसी आकृति को इन्होंने कोशिका का नाम दिया और इन्होंने बताया कि जो ये आकृति दिख रही है ये सेल होती है। अर्थात इन्होंने बताया कि सारी की सारी संरचना, जो भी संरचना होती है किसी भी जीव की, वो एक सेल से मिलके बनती है। बट इन्होंने एक शब्द और जोड़ा, इन्होंने कहा कि ये सेल नॉन लिविंग होती है। इन्होंने नॉन लिविंग सेल का ही नाम क्यों लिया, उसके पीछे भी कहानी है। एक्चुअली कॉर्क जो है, आप हम सभी जानते हैं कॉर्क हमें वृक्ष से, ट्री से मिलती है। जब ट्री से कॉर्क कट जाएगी तो कॉर्क कैसा हो जाएगा, डेड पार्ट हो जाएगा। जब इन्होंने उसका स्लाइड काटा और माइक्रोस्कोप में देखा तो जाहिर सी बात है जो सेल्स है, चूंकि अभी पहले ही बताया, पहले ही हमने जाना कि सारी की सारी चीजें, सारी जीव, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सेल से मिलके बनी होती है। और वो जब कॉर्क कट हो गई प्लांट से तो कॉर्क कैसी होगी, मृत हो गई, डेड हो गई। तो जो हमें दिखाई देगी, संरचना दिखाई देगी, वो भी हमें कैसी संरचना दिखाई देगी, नॉन लिविंग सेल संरचना दिखाई देगी। तो जो ये रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव की संरचना का निर्माण नॉन लिविंग सेल से बनता है। यहाँ तक इन्होंने अपनी कहानी बताई और इनका ही योगदान, ये एक बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद में जब इन्होंने अपनी इस स्टोरी को, अपनी इस खोज को माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक में प्रकाशित कर दिया, इसके बाद में एक और अच्छे नए विद्वान साइंटिस्ट आए और उनका नाम है एंटोनी लीवेनहॉक। ये क्या थे, ये एक जंतु वैज्ञानिक थे और एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। ये भी अपने लैब में काम कर रहे थे और काम करते करते इन्होंने भी अपने टीथ के जो वेस्ट मटेरियल होता है, टीथ का मैल जो होता है, उसको निकाल करके माइक्रोस्कोप में देखा। और जब इन्होंने देखा तो इन्होंने पाया कि वैसा ही सेम संरचना इनको भी दिखाई दिया, लेकिन इन्होंने एक अंतर पाया जो रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल्स बताई थी। इन्होंने कहा नहीं, सेल लिविंग भी होती हैं, नॉन लिविंग के साथ साथ सेल लिविंग भी होती हैं। तो ये किसने बताया, ये बताया एंटोनी लीवेनहॉक ने। और कब बताया, 1674
1664 में, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया कि नॉन लिविंग सेल्स से संरचना बनती है किसी भी जीव की, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, और वो नॉन लिविंग होती है। तो अब तक कोशिका के बारे में हमें ये पता चला कि दोनों साइंटिस्टों की जो कहानी पहुंची वो यहाँ तक पहुंची कि सेल के बारे में पता चल गया, और हमें ये पता चल गया सेल 2 टाइप्स की होती हैं, नॉन लिविंग भी होती हैं और लिविंग भी होती हैं। इनकी कहानी बस यहीं तक रही, और इसके बाद में लिविंग जी ने नॉन लिविंग लिविंग बताते बताते इन्होंने एक चीज और करी कि जो कोशिका थी ये किससे बनी है, किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, किन किन अवयवों से मिलकर बनी है, इसका भी अध्ययन किया। इसके बाद में सन 1838 में स्लाइडेन एंड स्वान नाम के वैज्ञानिक आते हैं। स्लाइडेन जो होते हैं वो वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं, यानी पौधों के वैज्ञानिक होते हैं, और इस स्वान नाम के जो वैज्ञानिक है ये कैसे वैज्ञानिक होते हैं, ये जंतु वैज्ञानिक होते हैं, यानी एनिमल वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने कोश का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या करा, जो पुरानी खोज थी जो रॉबर्ट हुक ने और एंटोनी लीवेनहॉक ने बताया था लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, इससे आगे इन्होंने अपनी स्टडी को बढ़ाया और खोजा और पाया। क्या पाया, इनमें से जो स्वान नाम के साइंटिस्ट थे, जो जंतु वैज्ञानिक थे, इन्होंने सेल्स की रचना की, और जब सेल्स की रचना की तो इन्होंने पाया ये है सेल। सेल के सेंटर में होता है इसका नाभिक यानी न्यूक्लियस, केंद्रक। इन्होंने पाया, किन्होंने, स्वान नाम के साइंटिस्ट ने पाया, क्या पाया कि जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी सबसे बाहरी लेयर होती है, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की, यानी कोशिका कला। इन्होंने कहा कि कोशिका का जो बाहरी भाग होता है वो कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में जो ये स्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक थे, ये पादप वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक और मेम्ब्रेन होती है, वो होती है क्या, सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल, सेल वॉल। तो कुल मिलाके स्लाइडेन ने बताया कि कोशिका की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल की बनी होती है, और स्वान ने बताया कि सेल वॉल के नीचे एक सेल मेम्ब्रेन होती है, वो उसकी बनी होती है। तो दोनों ने कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला कि सेल जो होती है इसमें 2 लेयर होती हैं, जैसे हमने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाई हैं, 2 लेयर होती हैं। इसकी बाहरी लेयर होती है सेल वॉल, जो कि बताया किन्होंने, स्लाइडेन ने, और इसके जस्ट नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि बताई किन्होंने, स्वान ने। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और सेल वॉल मोस्टली प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल वॉल कभी भी एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में ऑलवेज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके बाद में रुडोल्फ या विरकोव नाम के साइंटिस्ट आए 1855 में। इन्होंने बताया जो सेल से न्यू सेल्स का निर्माण होता है, ये सेल्स अपनी पूर्वज सेल से ही बनती हैं। इनके इस विचारधारा ने सेल डिवीजन की रास्ता को साफ कर दिया। अर्थात जैसे ही इन्होंने ये बताया कि सेल्स की जो नई संरचना बनती है, न्यू सेल्स बनती हैं, वो अपने प्रीवियस यानी पहले ही पूर्वज सेल से बनती हैं, इससे सेल डिवीजन की थ्योरी का रास्ता खुल गया। यानी इन्हीं की ही खोज से सेल डिवीजन के बारे में पता किया गया और आगे की जानकारी प्राप्त की गई। इन्होंने अपनी पुस्तक सेलुलर पैथोलॉजी में 1855 में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया, और इस पुस्तक का नाम था कोशिका वंश परंपरा। कोशिका वंश परंपरा। अगर पूछा जाए कोशिका वंश परंपरा किन साइंटिस्ट की बुक है, तो हम बताएंगे कोशिका वंश परंपरा रुडोल्फ या विरकोव की बुक है। तो अब तक हमने जाना सेल के बारे में, सेल क्या होता है, सेल को किन्होंने खोजा,
तो सेल को किन्होंने खोजा? सेल को रॉबर्ट हुक ने खोजा, और उन्होंने क्या बताया? नॉन लिविंग बताया। इसके बाद एंटोनी लीवेनहॉक साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या बताया? सेल नॉन लिविंग के साथ साथ हनीबी के स्ट्रक्चर के साथ साथ ये लिविंग सेल होती है, इन्होंने ये बताया। इसके बाद में स्लाइडन एंड स्वान नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने बताया कि सेल जो होती है, एक ही सेल में 2 टाइप्स की मेम्ब्रेन होती हैं, एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरी सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन ओनली एनिमल सेल्स में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। प्रोटेक्ट कैसे? अगर कोई भी आयन या केमिकल्स जो हम सेल के लिए हानिकारक है वो वहीं स्टॉप कर देती है, उसको अंदर नहीं आने देती है, और यही वर्क होता है सेल वॉल का। लेकिन सेल वॉल जो होती है मोस्टली प्लांट में पाई जाती है, और सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद में विर्चोव या विर्डोल्फ नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने बताया कि सेल से जो नई सेल्स बनती हैं ये अपनी पूर्व सेल से ही बनती हैं। अब हमने पूरी कहानी जान ली। ये कहानी जानने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको और होनी चाहिए। सेल जो होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक यूनिसेलुलर सेल, एक मल्टीसेलुलर सेल। यानी एक कोश की सेल, और एक बहुकोश की सेल। एक कोश की सेल जो होती है, इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं सॉरी, जो केवल एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन यलगा, ETC। और मल्टी सेल्स के अंतर्गत एनिमल सेल यानी एनिमल एंड प्लांट्स आते हैं। सेल जो होती है 2 टाइप्स की होती है, एक कोश की सेल, इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन यलगा हो गया, एक PPLO भी होता है वो हो गया, और दूसरा होता है बहुकोश की सेल। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो 1 मोर सेल से मिलके बनते हैं। अब 1 मोर में वो करोड़ सेल हो, लाख सेल हो, कितने भी सेल से मिलके बन सकता है, वो आते हैं बहुकोश की में। ऐसे के एग्जाम्पल यानी बहुकोश की सेल्स के एग्जाम्पल एनिमल और प्लांट होते हैं। अब हम देखते हैं, तो ये तो हो गई सेल्स के बारे में बात। अब हम देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कैसी सेल होती है। सजीव जगत में जितना भी ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जितने भी सजीव जगत हैं, जितने भी सजीव जगत मीन सजीव प्राणी हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ऑस्ट्रिच के अंडे की होती है, पहली बात। दूसरी बात, सजीव जगत में सबसे छोटी कोशिका PPLO की होती है। 2 चीजें हमने सीखी सजीव जगत में। नंबर 1 हमें लर्न करना है, नंबर 1 सजीव जगत में पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच के एग की होती है। दूसरा, सजीव जगत में अगर बड़ी है तो छोटी भी होगी, सबसे छोटी कोशिका PPLO की होती है। PPLO से माइकोप्लाज्मा गैल्सोसेप्टम निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और अब बात आती है मानव शरीर की। मानव शरीर में हमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम की, अगर बड़ी है तो छोटी भी होगी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की। सेरिबेलम हमारे माइंड के पीछे का पार्ट होता है, जिसको हम सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल्स बोलते हैं। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो गई यानी न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका हो गई कौन सी? सेरिबेलम। अब बड़ी हो गई, छोटी हो गई, अब लंबी भी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम,
मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। तो हमें 3 पॉइंट ये याद करने हैं। टोटल कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट। फिर रिकॉल करते हैं, सजीव जगत में 2 चीज याद रखनी है, यानी पूरे ब्रह्मांड में हमें 2 चीज याद रखनी है। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच के एग की, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका पीपी एलो की, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम की, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की। अब बात आती है कोशिका के अंगों की। अभी तक हमने समझा, हमने क्या समझा? हमने देखा कि ये सेल होती है, बीच में इसके न्यूक्लियस होता है और ये सेल डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, पहले वाली परत लेयर क्या होती है? सेल वॉल होती है। दूसरी वाली सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बीच में न्यूक्लियस होता है। अब हमें जानना क्या, किस लिए हमने फिगर ड्रॉ किया? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के नीचे ही क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोलते हैं कोशिका द्रव्य को। कोशिका द्रव्य को, कोशिका द्रव्य जो होता है ये गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है और इस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के नीचे होता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। और इसी गाढ़े चिपचिपे पदार्थ में कोशिका के जितने भी अंग हैं, कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं एनिमल सेल्स में, इसी तरह से प्लांट सेल में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड हो गए, वैक्यूल हो गया, एसेट्रा। तो इसी तरह से जो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो केंद्रक होता है। वो हमने आपको पहले भी बताया, यानी न्यूक्लियस होता है। केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस। और ये कहाँ होता है? केंद्रक जो होता है वो सेल के सेंटर पार्ट में होता है और सबसे बड़ा पार्ट होता है, यानी कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। अब बात करते हैं कोशिका का सबसे छोटा अंग। ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई कोशिका के सबसे बड़े अंग की, जो कि न्यूक्लियस होता है। और जो भी हमने आपको साइटोप्लाज्म बताया था उसी में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे आकृति के। तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम हो गया। कोशिका के बारे में, कोशिका के अंगों के बारे में हमें 2 बात याद रखनी है। पहली बात, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कोशिका का न्यूक्लियस जो कि बीच में होता है सबसे बड़ा होता है। अगर बड़ा होता है तो कोई अंग सबसे छोटा भी होगा। तो सबसे छोटा अंग राइबोसोम। अब हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजों के बारे में। तो थोड़ा यहाँ पे रोक के हम दोबारा से रिकॉल करते हैं, हमने सेल के बारे में क्या समझा। हमने सेल के बारे में समझा जो सेल होती है वो किसी भी जीव के शरीर की संरचना के लिए एक मौलिक इकाई होती है। कोई भी जीव का निर्माण, चाहे वो प्लांट एनिमल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे प्लांट जीव हो यानी प्लांट हो या एनिमल हो, इन सबके शरीर की संरचना किससे बनती है? सेल से बनती है। और सेल क्या होती है? सेल लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की होती हैं। और सेल का स्ट्रक्चर हमें हनी बी की छत्ते की तरह दिखाई देता है। ये सेल को सबसे पहले किसने खोजा? सबसे पहले 1665 में सेल को रॉबर्ट हुक ने खोजा। उसके बाद एंटनी लीवेनहॉक जी आए, इन्होंने बताया कि सेल लिविंग होती है। इसके बाद में जो आपके स्लाइडिन और स्वान नाम के महोदय आए, इन्होंने बताया कि सेल, इन्होंने और आगे अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया, लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स के बारे में भी आगे बढ़ाया। तो इन्होंने पाया कि सेल की संरचना में और भी बहुत कुछ होता है, जो कि इन्होंने बताया सेल की संरचना में 2 लेयर्स होती हैं। वो लेयर होती है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल का पता स्लाइडेन ने लगाया क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है और स्लाइडेन
पादप वैज्ञानिक होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन स्वान महोदय ने बताया, क्योंकि ये जंतु वैज्ञानिक होते हैं। फिर इन्होंने मिलके एक अपना सिद्धांत दिया, क्या कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, और सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि जो प्लांट सेल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो एनिमल सेल्स में पाई जाती है। इन दोनों ने मिला के अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया और उसको कहा गया कोश का सिद्धांत। इसके बाद में रुडोल्फ या विर्चोव नाम के एक और अन्य साइंटिस्ट आते हैं। इन्होंने बताया कि जो सेल से नई सेल से बनती है, ये अपनी पहली वाली पूर्वज सेल से ही बनती है। तो इनके इस स्टेटमेंट ने आगे और क्रांति ला दी। इस स्टेटमेंट के सहारे आगे सेल डिवीजन के बारे में भी हमें पता चला। इसके बाद में हमने समझा सेल्स के साइज के बारे में। सेल्स के साइज के बारे में हमने समझा कि सजीव जगत में हमें दो बातें याद रखनी है, पूरे ब्रह्मांड में हमें दो बातें याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि जो पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी सेल्स होती है वो किसकी होती है? ऑस्ट्रिच के एग की होती है। और जो सबसे छोटी सेल होती है वो किसकी होती है? वो होती है पीएलओ की। और उसके बाद में हमें मानव पे तीन बातें याद रखनी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका ओवम की होती है। ऐसे करके हम रिलेट कर सकते हैं। देखो, ओवम ये भी है, ओवम मीन एग ही होता है, और ओवम ऑस्ट्रिच का भी था, यानी एग ऑस्ट्रिच का भी था। तो अगर सजीव जगत की बात हो सबसे बड़ी कोशिका, तो ऑस्ट्रिच के एग की। मानव की बात हो तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की, यानी ओवम की। अगर सबसे मनुष्य के लिए अगर सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए तो न्यूरॉन की, और सबसे छोटी पूछी जाए तो सेरिबेलम की। अब बात आती है कोशिका के अंगों की। बहुत सारे अंग होते हैं। कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है, सबसे छोटा राइबोसोम्स होता है। ये तो हमने रिकॉल कर लिया आपने पहले का जो हमने अभी लर्न किया था, यह हमने सीखा था। अब बात करते हैं कोशिका विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजों के बारे में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने एस्टाबुलेरिया नामक एक कोश की जीव में केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि रॉबर्ट हुक भी थे एक। रॉबर्ट हुक ने किसकी की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की यानी सेल की थी। तो और अभी अभी हमने पाया था, पढ़ा था, जाना था क्या कि केंद्रक जो होता है ये एक अंग होता है कोशिका का, वो सबसे बड़ा अंग होता है। और इस केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसमें की? एक कोश की जीव है, यानी एक कोश की प्लांट है एसिटाबुलेरिया, इस पे इन्होंने केंद्रक की खोज की। मानव शरीर में लगभग 10,000 अरब कोशिकाएं होती हैं। सामान्य कोशिका की माप 3 से 30 माइक्रोन होती है। जीवद्रव की खोज डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने की। जीवद्रव की खोज किसने की? जीवद्रव की खोज डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने की। और पुरकंजे ने क्या किया? पुरकंजे ने इसी जीवद्रव का नाम दिया, यानी प्रोटोप्लाज्म नाम, या प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जीवद्रव बोलते हैं। खोज डुजार्डिन ने की। इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के पास एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। इन्होंने बस इतना बोला, बस इतना ही खोज कर पाए। और इस गाढ़े चिपचिपे पदार्थ को जीवद्रव नाम किसने दिया? पुरकंजे ने दिया। और इसी प्रोटोप्लाज्म को यानी जीवद्रव को जीवन का भौतिक आधार हेक्सले महोदय ने बताया। यहाँ पे आके हमें जीवद्रव के बारे में फिर तीन बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो जीवद्रव यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? डुजार्डिन ने की। नंबर दूसरी बात, पुरकंजे ने इस जीवद्रव का जीवद्रव नाम दिया। तीसरी बात, इस जीवद्रव को हेक्सले महोदय ने जीवन का भौतिक आधार कहा। अभी हम यह समझ लेते हैं कि जीवद्रव होता क्या है। कुछ इस तरह से हमने आपको सेल का पिक्चर ड्रॉ किया था, सेल के बारे में आपको बताया था। जो यहाँ पे बताया था हमने इन दोनों लेयर्स के बीच में, ये तो होता है साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। इसी में कोशिका के सारे अंग डूबे रहते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, न्यूक्लियस हो, ईटीआर हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, वैक्यूल हो, कोई भी अंग हो, इसी साइटोप्लाज्म में डूबे रहते हैं। लेकिन इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस सबसे बड़ा अंग होता है। तो जो जीवद्रव होता है ये पाया जाता है
जो ये जीव द्रव होता है ये पाया जाता है इस न्यूक्लियस के अंदर। ये जो जीव द्रव होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, जबकि साइटोप्लाज्म सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में इस कोशिका के बहुत सारे, यानी बहुत सारे क्या, सारे ही अंग होते हैं, और जबकि प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसी प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? डुजार्डिन ने की। इतना बताया कि केंद्र के अंदर एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है और इसका नाम किसने दिया? पुरकंजे ने दिया। और इसी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार, इसी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? हेक्सले महोदय ने बताया। इसके बाद में अब बात जीव द्रव तक हो गई। जीव द्रव को हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बता दिया। अब कोशिका की नेक्स्ट कोशिकांग होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो कोशिका का एक इंपॉर्टेंट अंग है, इसकी खोज की 1867 में कैमलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने बिल्ली की सेल्स में। और इस गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पोलिस भी कहा जाता है। हमें याद रखना है कि कोशिका का ट्रैफिक पोलिस किसको कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पोलिस गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। इसके बाद में 1882 में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम का पता लगाया, कोशिका का विभाजन के बारे में भी बताया। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब सेल्स की चर्चा हो रही थी कि विर्चोव नाम के जो साइंटिस्ट आए थे और इन्होंने कहा था कि एक सेल से नई सेल्स का निर्माण होता है और ये नई सेल्स अपने पूर्वज सेल यानी पूर्व सेल से ही बनती है। इन्हीं के इस स्टेटमेंट ने कोशिका विभाजन का रास्ता खोल दिया था, यानी कोशिका विभाजन की खोज इन्हीं के स्टेटमेंट के आधार पे हुई थी। तो अब उनके बाद में फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने 1882 में क्रोमेटिन नाम की संरचना का पता लगाया और पता लगा के बताया कि सेल डिवीजन भी होता है, जिससे कि एक सेल से 4 सेल या 8 सेल बनती हैं। तो ये क्या होता है मैं भी समझ लेते हैं। ये क्रोमेटिन क्या होता है, ये क्रोमेटिन क्या होता है हम इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था सेल स्ट्रक्चर के बारे में, ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, इसी न्यूक्लियस के अभी हमने क्या समझा था, क्या सीखा था? इसी न्यूक्लियस के अंदर तो एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ जीव द्रव है, यानी प्रोटोप्लाज्म है। जीव द्रव है यानी कि प्रोटोप्लाज्म है। और इसी जीव द्रव में, इसी केंद्रक के अंदर जो ये क्रोमेटिन होते हैं धागे की संरचना में पाए जाते हैं। किसकी संरचना में पाए जाते हैं? धागे जैसी पतले पतले धागे की संरचना में पाए जाते हैं। तो जो ये पतले पतले धागे की संरचना में पाए जा रहे हैं ये क्या है? क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन है। और क्रोमेटिन में ही पाया जाता है डीएनए। क्रोमेटिन में क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए में ही क्या पाया जाता है? जीन। जीन। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि ये सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यानी जो कोशिका का अंग है और सबसे बड़ा अंग है। इस न्यूक्लियस के अंदर जीव द्रव होता है जो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, और इसी गाढ़े चिपचिपे पदार्थ में, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नाम की संरचना पाई जाती है, जिसकी खोज किसने की? फ्लेमिंग ने की 1882 में की। एंड इसी क्रोमेटिन में जो धागे जैसी संरचना के रूप में पाए जाते हैं, क्या लगे होते हैं? क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। और इसी डीएनए में जीन पाए जाते हैं जो कि जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसके बाद में इस खोज के लिए फ्लेमिंग जी को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। एक बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है ये। इस संरचना की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी
मिला। इसके बाद में पैलेट जी आए, इन्होंने राइबोसोम्स की खोज की। अभी हमने आपको पहले बताया था राइबोसोम भी क्या है, कोशिका का एक अंग है। और कैसा है, सबसे छोटा है। इधर हमने देखा था कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक था और कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम है। राइबोसोम को पैलेट ने खोजा और इस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार फ्लेमिंग को नहीं मिला, नोबेल पुरस्कार पैलेट जी को मिला। किस खोज के लिए, राइबोसोम्स की खोज के लिए। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री इसे इसलिए कहा जाता है कि राइबोसोम जो है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन को अलॉट ऑफ क्वांटिटी में निर्माण करने का काम करता है। तो जो जिस चीज को निर्माण करेगा वह क्या कहलाती है, फैक्ट्री कहलाती है। इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। और इस खोज के लिए राइबोसोम्स को नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार किसको मिला, पैलेट जी को मिला, ना कि फ्लेमिंग को। नोबेल पुरस्कार पैलेट जी को मिला। किस लिए मिला, राइबोसोम्स की खोज के लिए मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं हरित लवक। हरित लवक भी कोशिका का एक इंपॉर्टेंट अंग होता है और इसे रसोई घर या भोजनालय कहा जाता है। इसे रसोई घर या भोजनालय क्यों कहा जाता है, इसे रसोई घर या भोजनालय इसलिए कहा जाता है कि ये हरित लवक में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है कि इसमें हरे कलर का पिगमेंट होता है। और हम सभी जानते हैं पौधे अपनी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना जो भोजन बनाते हैं, वो सनलाइट, वाटर एंड ग्रीन पिगमेंट को लेके ही बनाते हैं। ग्रीन पिगमेंट होने की वजह से इनका फोटोसिंथेसिस का कार्य संपन्न हो पाता है। और जब कार्य संपन्न हो पाता है तो ये अपना भोजन बना पाते हैं। जब ये भोजन बना पाते हैं इसीलिए इसे रसोई घर या भोजनालय कहा जाता है। नेक्स्ट संरचना होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी कोशिका का एक इंपॉर्टेंट अंग होता है जिसकी खोज डी दुबे ने की। और इसको आत्महत्या की थैली या एटम बम या पाचन की थैली कहा जाता है। इसको पाचन की थैली क्यों कहा जाता है, समझिए। इसको पाचन की थैली इसलिए कहा जाता है, मान लो ये सेल है, ये सेल का स्ट्रक्चर है और ये है न्यूक्लियस, ये हो गई लेयर दोनों। यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और हमने आपको बताया था साइटोप्लाज्म में ही इनके सारे अंग पाए जाते हैं। और अभी हम किस अंग की बात कर रहे हैं, लाइसोसोम की। तो होता क्या है, लाइसोसोम एक तो चपाती के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, चपाती के आकार का होता है। और लाइसोसोम में अलॉट ऑफ क्वांटिटी में एंजाइम्स भरे होते हैं। अलॉट ऑफ क्वांटिटी में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम्स सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। जैसे ही सेल्स में किन्हीं कारणों से कोई जीवाणु एंटर किया और जैसे ही सेल में किन्हीं कारणों से जीवाणु एंटर किया तो ये जो लाइसोसोम होता है ये अपनी शरीर से, अपनी शारीरिक संरचना से एक दो बूंद इस बैक्टीरिया के ऊपर छोड़ देता है, लीव कर देता है। और जैसे ही ये एक दो बूंद छोड़ता है तो ये बैक्टीरिया क्या होता है, स्वतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक आध बैक्टीरिया ना जाके काफी मात्रा में बैक्टीरिया या और कोई अन्य केमिकल पदार्थ सेल में एंटर कर गया, तब क्या होता है, तब एक आध बूंद से काम नहीं इसका चलता है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया इसके अंदर अलॉट ऑफ क्वांटिटी में पाचन एंजाइम्स होते हैं। तब ये क्या करता है,
ये अपनी आउटर लेयर सेल को गला लेता है, ये खुद ही अपनी आउटर लेयर सेल को नष्ट कर लेता है और सारा का सारा एंजाइम्स इस ग्रुप पे डाल देता है, जो कि ये इनके शत्रु के रूप में घुसे हैं। और जैसे ही ये अपनी सारी लेयर को नष्ट कर लेता है, वैसे तुरंत ही पूरा का पूरा एंजाइम्स इन बैक्टीरियाज के झुंड के ग्रुप के ऊपर गिर जाता है। तो ये खुद भी नष्ट हो जाता है और ज्यादा मात्रा में एंजाइम्स गिरने से ये बैक्टीरिया का या हानिकारक केमिकल्स का भी ये नष्ट कर देता है, जिससे कि सेल क्या होता है, सेल को प्रोटेक्शन मिलता है। इसीलिए इसे पाचन की थैली कहा जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे बैक्टीरियाज को पचा देता है, इतना पावरफुल एंजाइम्स सीक्रेट करता है। रही बात आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली से इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया, ये सेल की रक्षा करने के लिए बैक्टीरिया का जो ग्रुप आया है, ये अपने आप की लेयर को ही नष्ट कर लेता है, ये अपने आप को ही नष्ट कर लेता है, सारा एंजाइम्स इसी पे उड़ेल देता है, जिससे कि ये बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो हमने कहानी समझी किसके बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये भी एक अंग है और इम्पोर्टेंट अंग है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में, इन लेयर्स के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक इनका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया भी किसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसकी खोज किसने की, इसकी खोज बेंडा ने की, इसकी खोज बेंडा ने की। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, इसकी भी कहानी सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जब सेल्स कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए जब स्टार्ट करती है अपनी एक्टिविटी को काम करना, तो जाहिर सी बात है जब कोई काम करेंगे तो हमें किसकी जरूरत होगी, एनर्जी की। तो जैसे ही सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन एक्टिविटी चालू हो जाती है। ये श्वसन, ये ब्रीदिंग वाला श्वसन नहीं है, ये श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया का ब्रीदिंग वाला श्वसन नहीं है। ये श्वसन होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का जारण करना स्टार्ट कर देता है। ग्लूकोज का जैसे ही जारण होता है तो ग्लूकोज के जारण होने से अलॉट ऑफ क्वांटिटी में ऊर्जा का उत्पादन होता है और ये ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में करता है। किस रूप में करता है, एटीपी के रूप में करता है। और एटीपी को एटीपी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये एटीपी ऊर्जा के रूप में होते हैं और इनका प्रोड्यूस, इस एनर्जी का प्रोड्यूस कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और कब करता है, जब सेल को बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तब ये माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का जारण करता है और उस जारण में अलॉट ऑफ क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि एटीपी के फॉर्म में होती है। और इसी एटीपी को ऊर्जा का सिक्का बोला जाता है, ऊर्जा का सिक्का बोला जाता है। किस एटीपी को ऊर्जा का सिक्का बोला जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जिसका प्रोडक्शन हुआ है, उस एटीपी को ऊर्जा का सिक्का बोला जाता है। ए से एडेनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रसधानी के बारे में। रसधानी को इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं और वैक्यूल मोस्टली किसमें पाया जाता है, मोस्टली वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है। पाया तो एनिमल में भी जाता है, एनिमल में छोटे छोटे साइज की होती हैं और उनका कोई खास कार्य नहीं होता है, लेकिन ये वैक्यूल जो ये रसधानी प्लांट सेल में काफी लार्ज साइज में होती हैं और काफी इनका वर्क भी होता है। इसीलिए वैक्यूल माना जाता है कि ओनली प्लांट सेल में ही पाई जाती है। मान लो ये वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ही कोशिका के अंग होते हैं, वैक्यूल भी एक कोशिका का अंग है, ये वैक्यूल है। वैक्यूल को कचरा पात्र भी कहते हैं कोशिका का। क्यों कहते हैं कि कोशिका जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी करती है तो जाहिर सी बात है जब हम कोई कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है। वेस्ट मटेरियल पूरा कोशिका इसी वैक्यूल में इकट्ठा करती जाती है। टाइम टू टाइम ये वैक्यूल कोशिका से इस वेस्ट मटेरियल को बाहर करता रहता है, इसलिए ये एक डस्टबिन की तरीके से कार्य करती है सेल के अंदर।
कोशिका के अंदर अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, आखिर न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। तो अभी जैसा हमने आपको बताया था, अभी हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं। और क्रोमेटिन के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, डीएनए में क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो जरा ध्यान से सुनना, केंद्रक के अंदर जो ये क्रोमेटिन पाया जाता है, क्रोमेटिन में डीएनए पाए जाते हैं, ये डीएनए, तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, प्लस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है आरएनए। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है आरएनए। डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में और आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। और ये डीएनए प्लस आरएनए, ये डीएनए प्लस आरएनए मिलके बनाते हैं न्यूक्लिक अम्ल। इसी को कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल, इसी को बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। आई थिंक आपको समझ आया होगा। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, क्योंकि वो क्रोमेटिन में होता है और क्रोमेटिन डीएनए के अंदर होता है, पहली बात। आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो है तो ये कोशिका के ही अंदर। डीएनए प्लस आरएनए मिलके बनता है न्यूक्लिक अम्ल। और इनको अचल संपत्ति क्यों कहा जाता है, इनको अचल संपत्ति इसलिए कहा जाता है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर हमारे पूर्वजों में होते हैं, जब एक सेल से नई सेल्स बनती है, तो अगर अच्छे कैरेक्टर हैं तो अच्छा ट्रांसफर होगा, बुरे कैरेक्टर हैं तो बुरा ट्रांसफर होगा। कुल मिला के ये जो कैरेक्टर है जेनेटिक, ये हमारी अचल संपत्ति है, इनका ये ट्रांसफर करता ही करता है। ये करते हैं कौन, डीएनए और आरएनए। किसमें करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। आगे आपने देखा एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। जीन शब्द जो कि डीएनए में ही पाए जाते हैं, जीन शब्द का या जीन की खोज किसने की, जोहानसन नाम के महोदय ने की। अब बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र की। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ये इकोसिस्टम का पार्ट होता है, और इकोसिस्टम जो ये है एबायोटिक और बायोटिक एलिमेंट्स को मिला के बनता है। एबायोटिक में आ जाती है आपकी गैसें, रॉक मीन माउंटेन, चट्टाने एसेट्रा, लैंड का पार्ट वगैरह, जितने भी अजीवी घटक जो होते हैं वो अबायोटिक में आते हैं। बायोटिक में जितने भी बायोलॉजिकल होते हैं, सजीव जगत होता है, वो आता है बायोटिक में। तो एबायोटिक और बायोटिक मिलके पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, और इसका प्रतिपादन या इसकी खोज टेंसले नाम के साइंटिस्ट ने किया। तो ये तो था हमारा क्या, पूरा का पूरा सेल्स के बारे में। एक चीज हमें आपको और क्लियर करनी थी, जब हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं और इतना कुछ हम जान लेते हैं, तब एक टर्म आता है इसी सेल में, और क्वेश्चन में खूब पूछे जाते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो वर्ड आते हैं। क्या, पहला वर्ड डिफ्यूजन, पहला वर्ड डिफ्यूजन, जिसे बोलते हैं विसरण। विसरण ये होता है गैस में। और दूसरा वर्ड आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस परासरण, ये द्रव में होता है, यानी लिक्विड में होता है।
यानी द्रव में होता है, यानी लिक्विड में होता है। बेसिकली होता क्या है, ये दो टर्म्स हैं, ये यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। होता क्या है, ये सेल का स्ट्रक्चर होता है, ये सेल का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप। और बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। होता क्या है, जब श्वास ली जाती है, जब हम क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग की एक्टिविटी करते हैं, या सेल्स जब ब्रीदिंग की एक्टिविटी करती है, तो होता क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। और उसके पहले जरा एक टर्म्स और समझ लेते हैं, वो टर्म ये है कि जो ये डिफ्यूजन होता है, जो ये विसरण होता है, ये विसरण जो होता है, ये हाई कंसंट्रेशन से हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ की तरफ फ्लो करता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता, और हाई का मतलब उच्च, लो का मतलब निम्न। और जो ऑस्मोसिस होता है, जो ये ऑस्मोसिस होता है, इसका रूल होता है या इसका सिद्धांत होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता, लो का मतलब निम्न, हाई का मतलब उच्च। ये रूल होता है। क्या रूल होता है, जो डिफ्यूजन होता है, जो विसरण होता है, मोस्टली गैस में होता है, और इसका सिद्धांत क्या है, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। और ऑस्मोसिस जो होता है, यानी परासरण जो होता है, वो द्रव में होता है, और इसका सिद्धांत होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना। अब हम देखते हैं क्या कि जब कोशिका सांस लेती है, या जब हम लोग सांस लेते हैं, तो हमारी सेल्स के आसपास क्या होता है, ऑक्सीजन, चूंकि हमने सांस ली, काफी मात्रा में सांस ली, ऑक्सीजन हमारे अंदर काफी मात्रा में गई, तो ये ऑक्सीजन काफी मात्रा में यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। और जब काफी मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, अंदर क्या है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो कहाँ फ्लो करेगी ये ऑक्सीजन, कहाँ फ्लो करेगी, हाई से लो की तरफ, क्योंकि डिफ्यूजन का सिद्धांत बोलता है हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ। यहाँ हाई क्यों है, ऑक्सीजन की मात्रा, कंसंट्रेशन क्यों है हाई, क्योंकि हमने सांस ली, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, सेल के अंदर कम है, हाई से लो की तरफ मूव करेगी, और मूव करने से ही ये कोशिका के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगी, पहली बात। और जैसे ही ये ऑक्सीजन प्रवेश करेगी, जैसे ही ऑक्सीजन प्रवेश करेगी, पिगमेंट इसके पास है हरित लवक के कारण से, तो ये क्या करेगी, और सनलाइट इसे मिली रही है, सनलाइट से इसे एनर्जी मिली रही है, तो क्या होता है, ये करते हैं फूड का निर्माण, और यानी ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं। और जब ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, तो ग्लूकोज जब ब्रेक होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड में और ऊर्जा में टूटता है। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है, जरा ध्यान देना मेरी बातों को, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और गैस का सिद्धांत है हाई से लो, अंदर कोशिका की बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और बाहर क्या है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, यानी लो कंसंट्रेशन है, तो सिद्धांत काम करता है हाई से लो, तो ये सेल से तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है। पूछा जाता है एग्जाम में, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलती है किस सिद्धांत पे निकलती है, तो हम बताएंगे डिफ्यूजन या विसरण। पूछा जाता है ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जाती है किस सिद्धांत से जाती है, हम बताएंगे डिफ्यूजन विसरण। और क्यों जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की बाहर मात्रा ज्यादा होती है, अंदर कम होती है, हाई टू लो ऐसे प्रवेश करती है। ऑक्सीजन की मात्रा अंदर ज्यादा होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अंदर ज्यादा होती है सेल के, बाहर कम होती है, हाई टू लो, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर भी तो एंटर करता है, वाटर भी तो एंटर करता है, वाटर भी एंटर करता है सेल में। वाटर भी एंटर करता है सेल में। और वाटर क्या है, वाटर एक द्रव है। तो द्रव का सिद्धांत क्या है, लो से हाई, जस्ट अपोजिट है विसरण का। प्रासरण का सिद्धांत क्या है, लो से हाई। तो ये द्रव कैसे अंदर जाता है, अर्थात द्रव, अंदर का जो द्रव है, हम सभी जानते हैं यहाँ कोशिका अपनी एक्टिविटी करती है, मिनरल्स होते हैं और भी अन्य पदार्थ होते हैं, सारी चीजों का मिश्रण होता है, गाढ़े चिपचिपे पदार्थ होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अंदर जो सेल के अंदर जो वाटर होगा वो कैसा होगा, हाई कंसेंट्रेशन में होगा, और जो बाहर होगा वो कैसा होगा, लो कंसेंट्रेशन में होगा। सिद्धांत यहाँ पे काम करेगा परासरण का। इसी सिद्धांत के जरिए कोशिका के अंदर वाटर जाता है। ये तो बात हो गई कोशिका के बिहाफ पे, डिफ्यूजन की और ऑस्मोसिस की। अब हम थोड़े से जनरल वे में भी बात अगर हम करते हैं, तो अगर जनरल वे में बात करते हैं, हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, जब हम कैंडल जलाते हैं, जलाने के बाद जो धुआं उठता है, जब धुआं उठता है तब तो ज्यादा मात्रा में होता है, धुआं स्प्रेड कैसे होता है, किस सिद्धांत से स्प्रेड होता है। अभी हमने आपको बताया धुआं जो है वो किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, और गैस का सिद्धांत होता है हाई टू लो। तो जहां पे वो प्रोडक्शन हुआ था, जहां पे धुआं बना था, वहां ज्यादा था तो हाई था, हाई कंसंट्रेशन में था। और जब वो वातावरण में फैला, वातावरण में कम कंसंट्रेशन है, तो हाई से लो की तरफ फैलता चला गया। तो धुआं इसी सिद्धांत पे फैलता है। बात अब करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं किसका, परासरण का। हम किशमिश लेते हैं, किशमिश को अगर हम एक वीकर लें, वीकर में हम एक थोड़ी सी मात्रा में नॉर्मल वाटर लें, साधारण वाटर, और उस वाटर में हम किशमिश को डाल दें, तो होता है क्या, कुछ समय बाद किशमिश फूल जाती है, उसमें परासरण होता है। अब किशमिश का फूलना कौन सी एक्टिविटी है, परासरण की एक्टिविटी है। मगर कैसे फूली, हाई टू लो, लो टू हाई सिद्धांत पे। कैसे, वाटर जो है प्रवेश किया किशमिश के अंदर, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। वाटर जो है, ये वाटर है और ये किशमिश है। अब ये किशमिश के अंदर ये वाटर अंदर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि जो वाटर का कंसंट्रेशन है कैसा है, लो है, और जो किशमिश के अंदर गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है, सेमी लिक्विड, वो कैसा है, गाढ़ा है, यानी हाई है। तो इसीलिए वाटर इस किशमिश में प्रवेश कर पा रहा है, और एक समय बाद किशमिश फूल जाती है। किस पे सिद्धांत पे है, और परासरण पे। और एक इसका एग्जांपल जस्ट उल्टा होता है। क्या, एक हमने वीकर लिया, वीकर में हमने पानी लिया, और इस पानी में हमने थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नमक को ऐड कर देने से वाटर कैसा हो गया, वाटर का कंसंट्रेशन कैसा हो गया, हाई हो गया। और अब हमने इसमें क्या डाल दिए, अब हमने इसमें डाल दिए अंगूर। क्या डाल दिए, अंगूर। अब क्या, अंगूर की अपेक्षा जो वाटर, नमक युक्त वाटर है, इसका कंसंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है। अंगूर का जो जूस है, जो स्वीट स्वीट जूस है, उसका कंसंट्रेशन कैसा है, लो है। तब जब इसका कंसंट्रेशन लो है और नमक वाले का ज्यादा है, सिद्धांत बोलता है लो टू हाई। तो अंगूर से वाटर यानी वो जूस मीठा मीठा निकलने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि अंगूर सुकड़ जाता है। तो ये भी वर्क करता है ऑस्मोसिस पे, और ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल होता है लो टू हाई, जबकि विसरण का प्रिंसिपल होता है हाई टू लो। आई थिंक आज जो हमने आपको बताया आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपको ज्ञान बढ़ाने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। और आई थिंक आपको जो मैंने समझाया है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे द्वारा ही समझाया गया, बताया गया जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।